स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएससीबी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण है 24-25 का एवं जो बजट है 2025-26 का उसके बारे में। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 फरवरी को। इससे पहले जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 वाला आ चुका है, इसी के साथ में हमारा जो 26 और 27 वाला जो बजट है 2026-27 वाला वो भी आ चुका है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा जो 26 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है एमपीपीएससी का, तो उसमें पेपर उसका भी छप गया होगा, क्योंकि आयोग पहले ही बता देता 3 महीने से पहले का ही करंट अफेयर्स हम पूछेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये वाला जो नहीं पूछा जाएगा फिर भी मैंने अपने चैनल पर उसका डिस्कशन किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। फिर भी अगर आप पहले जो क्वेश्चन देखोगे एमपीपीएससी में, तो जो क्वेश्चन अगर 23 या 24 में पूछे गए हैं तो उनमें 21 और 22 वाला इकोनॉमिक सर्वे या करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो आप निश्चिंत रहिए और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा प्रमुख चीज़ें देखेंगे कि प्रारंभ में हमारे कौन वित्त मंत्री रहे, उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें स्टार्ट की गई। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि हमारा जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया था तो भगवंत राव हमारे मंडलोई जी हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? जो 19 दिसंबर 1956 में प्रस्तुत किया गया था। साथ में एमपीपीएससी में क्वेश्चन बनता है कि जो 2007-8 में या लिंग आधारित या जेंडर आधारित जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो कब से प्रारंभ किया जा रहा है? तो 2007-8 से यह प्रारंभ किया जा रहा है। इसी के साथ में हमारा जो इस बार बजट प्रस्तुत किया गया है तो 1,18,000 करोड़ के आसपास महिला बजट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना चाहिए। मैं किसकी बातें कर रहा हूँ? ये 2026-27 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो महिलाओं के लिए कितने टोटल बजट कितना प्रस्तुत किया गया है? 4.38 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें 1.2 लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ महिलाओं के लिए ख़त्म किए जाएंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत में कर्नाटक के बाद जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला कौन सा देश बना? हमारा दूसरा राज्य बना, माफ़ करिए, दूसरा राज्य बना। इसी के साथ में हमारे द्वारा जो गरीब कल्याण 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। और अगर आपसे अभी पूछ लिया जाए कि वर्ष 2026 के जो हमारा वर्ष है उसको किसके रूप में घोषित किया गया है, तो उसे किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2026 का जो वर्ष है उसको किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो आप याद रखिएगा। इसी के साथ में अगला है हमारा कि मध्य प्रदेश बजट 2022-23 से अलग से चाइल्ड बजट का भी प्रावधान कर रहा है। अपने बजट में अगर पूछ लिया जाए हमारे में तो मध्य प्रदेश कब से चाइल्ड बजट अलग से प्रस्तुत कर रहा है? तो 2022-23 से नया बजट प्रस्तुत कर रहा है। अब हम एक बार में सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं या वित्त विभाग के जो वित्त मंत्री हैं तो जगदीश देवड़ा जी, जो मल्हारगढ़ जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र है नीमच का, वहाँ से आते हैं। और इन्होंने जो विधानसभा में जो बजट प्रस्तुत किया गया था हमारा 25-26 वाला, वो कब 12 मार्च में प्रस्तुत किया गया था 2025 में। लेकिन जो इस बार वाला हमारा बजट प्रस्तुत किया गया है तो ये हमारा 17-18 फरवरी में देखा गया है हमारा 2026 में। इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी हुई प्रमुख जो नीतियाँ थीं वो चर्चित रहीं, क्योंकि उस आर्थिक सर्वेक्षण में प्रमुख नीतियाँ आई थी मध्य प्रदेश में, कई पेपरों में पूछी भी जाती हैं कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति 2022 आई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो है वो 2022 में आई। मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 में आई। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 में आई। इसी के साथ में जो औद्योगिक संवर्धन नीति 2021, एमएसएमई विकास नीति 2021 और इथेनॉल एवं जैव ईंधन नीति 2021 में लाई गई। एक बात ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में राज्य द्वारा अभी 18 नई 2025 में जो 18 नई नीतियों की स्वीकृति प्रदान की गई है, तो आप उसको भी ध्यान रखिएगा। उसमें ये सभी नीतियों को फिर से सम्मिलित किया गया है। एक और उसको ध्यान रखिए, मैं अभी एक शॉर्ट लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं फिर से समझाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण था 22-23 वाला, तो उसमें कुछ चीज़ें बताई गई थी जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें थी। और जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा वाला कर रहे हैं हम? तो हम ये जो आर्थिक सर्वेक्षण डिस्कस करेंगे 24-25 वाला, और 25-26 का भी जो नया आया है। लेकिन जो हमारा 22-23 वाला था उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमारी। कौन कौन सी चीज़ें थी कि जो शिशु मृत्यु दर में हमारा देश में हमने कहाँ पर ले आए हैं? हम 43 पर ले आए हैं। मातृ मृत्यु दर कहाँ है हमारी? 173 है। ध्यान रखना, ये देश में हमारी जो उच्चतम राज्यों में देखी जाती है बुरी मातृ मृत्यु दर की अधिकतम संख्या, वो भी है हमारा राज्य मध्य प्रदेश, उसमें से आता है। जन्म दर 24.1%, मृत्यु दर 6.5%,
कम वजन वाले कितने बच्चे हैं हमारे यहाँ पे? 42% बच्चे कम वजन वाले हैं। कम ऊंचाई वाले कितने हैं? 42.8 थे हमारे कम वजन वाले, और 42% थे हमारे कम ऊंचाई वाले। और दुबले पतले स्टंटिंग के जो शिकार देखे जाते हैं बच्चे, वो 25.8% बच्चे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं जो हमारा 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण है, उसको हम सरसरी निगाह से, कि इसमें जो बताया गया है कि जो प्रति व्यक्ति आय है, तो वो प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारी? 1,39,000 रुपये है हमारी ये प्रति व्यक्ति आय 23-24 में। और 24-25 में कितनी कितनी कर दी गई हमारी? 24-25 में कर दी गई हमारी 1,52,000। और जो अभी जो नई हमारी ले आई है, तो उसमें 1,69,000 के आसपास हमारी वो प्रति व्यक्ति आय जो प्रचलित भावों पे है, वो हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ में हम बात करें जो 24-25 का हमारा प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पे है, तो क्या कितनी है? 70,434 रुपये है। अभी उस देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये हमारी नई प्रचलित भावों पर देखने को मिल रही है। अब हमारे यहाँ पे देखो दो भाग होते हैं, एक होता है प्रचलित भाग जो मार्केटिंग प्राइस वर्तमान में चल रही है उस पर, एक होता है जो स्थिर भाव, तो हमने स्थिर कर लिए कि 2010-11 के आधार पर हमारी कितनी चीज़ें हैं, तो ये उसके आधार पर देखे जाते हैं। अब हम देखें कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है, देखो मध्य प्रदेश वो है कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि का योगदान इसका सबसे अधिक देखा जाता है जीडीपी में। तो कितना है प्रचलित भावों पर? 44.36%। द्वितीय ये विनिर्माण क्षेत्र होता है, ये कितना देखा जा रहा है? 19.03%। वहीं सेवा क्षेत्र अगर हम बात करें तो कितना देखने को मिल रहा है हमें? 36.61%। वहीं हम स्थिर भावों पर देखें फिर भी हमें कौन सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है? प्राथमिक क्षेत्र 35%, द्वितीय क्षेत्र 24%, और तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान दिखाई दे रहा है हमें कितना? 40%। इसके अंदर आता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हमारी टेलीकॉम सर्विसेज आ गई हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं आ गई हैं, शिक्षा से जुड़ी हुई सुविधाएं आ गई हैं। उसके बाद में आईटी जो सेक्टर का विकास किया जा रहा है सॉरी मध्य प्रदेश में, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद में हम देखें कि जो बैंकिंग संस्थान है हमारे, तो बैंकिंग संस्थानों के बारे में, तो एक बार जो बैंकिंग संस्थानों के बारे में हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हम इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक बैंकिंग कोर सोल्यूशन लेके आए हैं मध्य प्रदेश सरकार। उसको क्या कहा जा रहा है? उसे ई कुबेर कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? उसे ई कुबेर कहा जा रहा है। इसी के साथ में जो 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण था, उसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे यहाँ पर जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या है 33। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 2। अब इनको मिला के 1 कर दिया गया है। इसी के साथ में अपेक्स बैंक कितनी संख्या कितनी है? 1। राज्य सहकारी बैंक होती हैं, और इन्हीं के नीचे जुड़ी हुई कितने होती हैं? 38। डीसीसी भी बोलते हैं इनको, डिस्ट्रिक्ट केंद्रीय बैंक बोलते हैं। तो अपेक्स बैंक में भी वैकेंसी निकली हुई है लगभग 1,000 पोस्टों के आसपास में। तो आप ध्यान रखिए इस बात को, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही लास्ट डेट है आज 20 फरवरी, उस पर फॉर्म भर रहे हैं। उसके साथ में लघु वित्त बैंकों की संख्या कितनी है? 9 है। और भुगतान बैंक कौन सी है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, उसकी संख्या 1 है। इसी के साथ में अगर आगे देखें हम कि जो अगला है हमारा पॉइंट कि कृषि एवं ग्रामीण विकास, तो इसके लिए जो जीवन कृषक कल्याण जीवन मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2008 में प्रारंभ की गई थी। इसी के साथ में मध्य प्रदेश में बीटी कपास और खेती वर्ष 2002-2003 में प्रारंभ हुई थी, कि हमारे जो बीटी कपास है उसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया था। तो कब किया गया था? 2002-2003 में। इसी के साथ में हम बात करें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी ATMA का गठन 2005 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार सीधे से पेपरों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके साथ में है मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग। ये कब है? ये है 28 नवंबर 2024 में भोपाल में जलवायु सहनशीलता एवं सतत कृषि के लिए, ये हमारी जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था राज्य नीति आयोग द्वारा। जलवायु सहनशीलता मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये हमारा 28 नवंबर 2024 में भोपाल में प्रारंभ किया गया था। अब हम एक बार देख लेते हैं उद्योग MSME और अधोसंरचना से जुड़ी हुई चीज़ें देख लेते हैं। ये हमारा पॉइंट 4 है। तो इसमें मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 में उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया था। किस वर्ष के रूप में घोषित किया था? 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में। वहीं 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, के नाम से याद कर लिएगा, ठीक है, कल्याण के रूप में याद करना। उसके बाद में नई उद्योग संवर्धन नीति कब लेके आए हैं हम? 2025 में हमने क्या कर दिए? प्रारंभ कर दिए। इसी के साथ में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए या व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 30 दिन में हम स्टार्टअप को मंजूरी प्रदान कर देंगे। तो यही
योजना 30 दिनों में स्टार्ट योर बिजनेस कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश में बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा। तो 23-24 में 1300 किलोवाट थी प्रति व्यक्ति उत्पादकता, वो उपलब्धता, और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है वो लगभग कितनी है, 7300 मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जाओं की जो हम सौर बिजली, बायोमास, जैव जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे उत्पादित करते हैं। तो ये दिसंबर 2024 का हमारे पास में डेटा है। इसी के साथ में हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में राज्य में देश में कौन सा स्थान है, तो ये 6वां स्थान है। ये IMP है, ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। साथ में सौर क्षमता के मामले में मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। राजस्थान, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बाद नहीं ये डेटा क्या है, गलत है। साथ में इसमें तो तमिलनाडु वगैरह भी जुड़ जाता है, तो उनके बाद में मध्य प्रदेश, लेकिन ये याद रखना 4था ही स्थान है। और पवन ऊर्जा में हमारा 8वां स्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। व्यापार व निवेश एवं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश का 4था स्थान है। तो उससे पहले जो 3 राज्य हैं उनके कौन कौन से नाम हैं। देखो, सौर ऊर्जा उत्पादन में नाम आता है कि राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। ये नया डेटा है हमारा 31 अक्टूबर 2024 का। तो याद रखिएगा कौन कौन से हैं सौर ऊर्जा उत्पादन में। राजस्थान, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटका। मध्य प्रदेश का 4था स्थान नहीं आता है। तो ये नया डेटा है, तो याद रखिएगा। और इसके साथ में हमारा जो पवन ऊर्जा में है, हाँ, हमारा जो पवन ऊर्जा में 8वां स्थान जरूर है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में हम देखें तो जो व्यापार, निवेश एवं कनेक्टिविटी है 2023-24 में मध्य प्रदेश में सकल जो हमारी सकल जो GDP होती है, SGDP बोलते हैं जिसको हम, तो उसमें कितनी जो प्रतिशत निर्यात किया गया हमने अपने जो GDP का, 4.79%। इसी के साथ में FDI जो हमारे अब कितने करोड़ की रही 24-25 में, तो 341 करोड़ की। देखो इस बार हमारे यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टर समिट की गई है। कहाँ पे की गई है ये, तो भोपाल में की गई है इन्वेस्टर समिट 2025 में। तो इसमें हमारे यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाने की बात की गई। और जो नया बजट प्रस्तुत किया गया है तो उसमें एक अवधारणा दी गई है, ज्ञानी की अवधारणा। क्या, ज्ञानी की। तो आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ लेगा तो इसका नाम है गरीब कल्याण, इसका यूथ, इसके नाम है अन्नदाता, किसानों के बारे में। इसके साथ में N4 है नारी सम्मान, और I4 है इंस्टीट्यूशन, मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है हमें। एक आई माने, और इसके माने हैं कि हम जो हमारे जो उद्योग हैं उनको नया उद्योग में निवेश करना है हमें। तो ये सब चीज़ें हमें बढ़ावा दे रही हैं। तो ज्ञानी का फुल फॉर्म है, और यहाँ पे याद रखिएगा कई बार पेपरों में जो पंख अभियान प्रारंभ किया गया था तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी संभागों में रीजनल इन्वेस्टर समिटों का आयोजन किया जाने लगा है। और ये जब पहली रीजनल इन्वेस्टर समिट है इस कहाँ की गई थी, तो उज्जैन में की गई थी। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट कनेक्ट UK, जर्मनी, जापान में भी आयोजित किए जा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश का जो सीड्स के निर्यात की जाती हैं, तो क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ से निर्यात की जाती हैं, तो एक तो की जाती हैं फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारी दवाइयाँ वगैरह संबंधित चीज़ें होती हैं वो। उसके बाद में खाद्य उद्योगों के अवशेष एवं अवशिष्ट से तैयार जो चीज़ एनीमा उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें रहती हैं वो निर्यात की जाती हैं। और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले ज़िले कौन से हैं, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है इंदौर, दूसरे नंबर पर धार। क्यों, क्योंकि पीतमपुर वाला क्षेत्र इसी से संबंधित है और कई फार्मा एजेंसियाँ हमारे पीतमपुर वाले क्षेत्र में लगी हुई हैं। इसी तरह इंदौर में भी लगी हुई है। कहाँ, कभी आप जो पित्र पर्वत है उस साइड जाओगे तो फार्मा की एक कंपनी लगी हुई है, ध्यान से देखना। तो ऐसे ही जो बाहरी क्षेत्र है इंदौर का उसमें ये देखी जाती हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क कितना हो चुका है हमारा, नवंबर। अब नया डाटा है, चेंज हो चुका है, लेकिन हमारा ये उस समय का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसके आधार पर कनेक्टिविटी है उसके बारे में। तो जो हमें देखने को मिल रही है 80,775 किलोमीटर हमारे यहाँ सड़क नेटवर्क देखने को मिलता है। और जो हमारा अगर प्रति घनत्व देखें हम 100 किलोमीटर में, तो ये अब 30 को प्लस हो चुका है। इसमें जो पुराना डाटा है तो आप एक बात देखिए, यहाँ पर तो 26.20 है, लेकिन जो नया डेटा है हमारा उसमें 30 आ चुका है। इसमें ही हम देखें तो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 12% देखने को मिलता है, 9315 किलोमीटर। उसके बाद में हमारा राज्य मार्ग जो होता है स्टेट हाईवे वो 12,568 किलोमीटर, 16% के आसपास। उसी के साथ मुख्य जो जिला सड़कें हैं हमारी वो भी हमारी देखने को मिलती हैं, वो कितनी है हमारी 31%, 25,420
20 किलोमीटर। इसी के साथ में हमारी जो ग्राम सड़कें हैं वो भी देखने को मिलती हैं 41%, कितनी 33,472 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें जो रेल नेटवर्क है उसके बारे में। तो रेल नेटवर्क क्या है, 31 दिसंबर 2024 में उपलब्ध रेल का जो पटरियां हैं तो उनकी जो लंबाई थी टोटल मध्य प्रदेश में 5196 किलोमीटर थी। मध्य प्रदेश में देश का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क देखा जाता है। और 1 अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन भोपाल से दिल्ली तक प्रारंभ की गई। अब हम आगे देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन के तहत कितने स्टेशन मिले हैं हमें, तो 80 से अधिक स्टेशनों का चयन किया गया है। और एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत हमारे कितने स्टेशनों का चयन है, तो 57 स्टेशन इसमें शामिल किए गए हैं। और पूछ लिए मध्य प्रदेश में जो एक स्टेशन एक उत्पाद योजना है उसके तहत कितने स्टेशन शामिल हैं, तो 57 स्टेशन शामिल हैं, ध्यान रखिए। अब है मध्य प्रदेश में जो वायु कनेक्टिविटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में 6 एयरपोर्ट हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, रीवा। और मध्य प्रदेश में सबसे व्यस्ततम अगर हवाई अड्डा कोई है तो वो इंदौर का जो देवी अहिल्या बाई हवाई अड्डा है, वो हमें सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा छठवां पॉइंट है नगरीय विकास, उसके बारे में। इसमें क्या है, हमारे जो योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में क्या है, दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और दूसरा पुरस्कार 9 अक्टूबर 2022 में को राजकोट में प्रदान किया गया था। कब कहाँ प्रदान किया गया था, राजकोट में। देवास को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर निगम में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी के साथ गौद जो भिंड के तहत आती है एक तहसील, तो उसको सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली नगर पालिका के रूप में अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ जोबट जो हमारा अलीराजपुर के आसपास में जोबट की दरियाँ आपने देखी होंगी, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला नगर जो परिषद था हमारा उसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया। उसी का नगर पालिका में भी गोवध को प्रथम पुरस्कार दिया गया और वहाँ नगर निगमों में देवास को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। अब हम देखते हैं कि सामाजिक विकास में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में, कि मध्य प्रदेश में जो कुल बजट 24-25 का जनरल बजट कितना था, उसमें 33% हमें देखने को मिला। लाडली बहना में 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को शामिल किया जाता है। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं को भी शामिल किया है, जिनकी स्वयं परिवार की जो संयुक्त आय है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपए से कम है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 में पहला बाल बजट प्रस्तुत किया, हमने पॉइंट पहले भी देख लिया है। और वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य भी विकसित मध्य प्रदेश @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। और भारत सरकार द्वारा मई 2023 में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया, जिसमें 6 साल से कम वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान में 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उनको शामिल किया गया। इसी के साथ में वर्ष 2024 में अगस्त जो है उसमें मुख्यमंत्री द्वारा गरीब कल्याण मिशन की घोषणा की गई, जिसका लक्ष्य क्या है कि हमारा जो वर्ष 2028 है उस तक जो गरीबी से मुक्ति दिलाना है हमारे किसको, राज्य को। अब आगे देख लेते हैं हम लोक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कि मध्य प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय जो नेशनल है फैमिली हेल्थ सर्वे आता है 5 जो 19 और 21, अब तो क्या छठवा भी आ चुका है, तो उसके क्या आंकड़े कुछ बदल चुके हैं। अगर हम जो छठवा हमारा हेल्थ सर्वे आया अगर हम उसकी बात करें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें, जैसे 1 मिनट रुकिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया। एक हमारे यहाँ पे आता है नमूना जो पंजीकरण प्रणाली है, SRS सैंपल जो रजिस्ट्रेशन जो वो रहता है हमारा, तो उसके तहत जो सिस्टम है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, उसके तहत जो नई चीज़ें आई हैं, नए आंकड़े आए हैं, तो उसके तहत अगर हम बात करें MMR की, तो मध्य प्रदेश में जो इसमें कितना लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में जो MMR कितना लिखा है 173 देखने को मिल रहा है हमें, तो उसमें कितना बताया गया है 142 देखने को मिल रहा है हमें, कितना 142। ये जो पुराना डेटा है और मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ 12 जून 2025 का, उसको आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिए, कितना हो गया है यहाँ पे 142। और उसी के बाद में इसमें ये क्या बता रहा है कि जो हमारे जो शिशुओं की मृत्यु दर होती है, तो इस शिशुओं की मृत्यु दर में हम देखें तो मध्य प्रदेश में
हमें देखने को मिलेगा ये यहाँ पे 41, तो वो 40 पहुँच गया। कितना पहुँच गया? 40। तो ये आप डेटों को देख लीजिएगा। उसके बाद में हमारे यहाँ पर जो सिकल सेल एनीमिया है वो प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ किया गया। और 2023 तक हमें जो सिकल सेल एनीमिया है उसको उन्मूलन करना। सिकल सेल क्या होता है? हमारी सेलें ऐसे वैसे ऐसे गोल होती हैं, लेकिन सिकल सेल में अर्धचंद्राकार आकृति की हो जाती हैं, और ये एनीमिया से भी जुड़ा हुआ है। लोक स्वास्थ्य की अधोसंरचना से जुड़ा हुई चीज़ें हैं। और उसके बाद में वायु गुणवत्ता मध्य प्रदेश के नीमच और मैया शहर अच्छी श्रेणी में देखे गए। ये हम सब देख रहे हैं जो 24-25 का हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में। ये कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। अभी हमारे जो 55 जिले हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पे जिला चिकित्सालयों की संख्या कितनी है? 52 ही है। ये हमारे लिए बस इतनी महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती। अब है शिक्षा एवं कौशल से जुड़ी हुई चीज़ें। CM राइस स्कूल का नाम बदलकर संदीपनी विद्यालय कर दिया गया है। संदीपनी विद्यालय क्यों कर दिया गया? अगर आपसे पूछ लिया जाए संदीपनी आश्रम कहाँ अवस्थित है, तो ये हमारा उज्जैन में अवस्थित है। इसी के साथ में जो 3 नवीन विश्वविद्यालयों का गठन किया गया है। क्रांति टाट्यावील विश्वविद्यालय कहाँ है? खरगोन में। क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में। और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये हमारा सागर में खोला गया है। अब अगला जो पॉइंट है हमारा, खेल एवं युवा कल्याण नाथू वरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ में हम देखा जाए जो नाथू वरखेड़ा पूछ लिया जाए तो कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो भोपाल में बनाया जाएगा। इसी के साथ में हम बात करें 19वें राष्ट्रीय एशियाई खेल, प्रदेश में खिलाड़ियों को 6 स्वर्ण पदक विजेता सहित 14 पदक जीते। जो 19वीं हमारी एशियाई खेल हुए थे उसमें टोटल कितने जीते? हमारे 14 पदक जीते हमारे जो प्रदेश के खिलाड़ी थे उनके द्वारा। उसमें जो पैरा एशियन गेम हुआ था उसमें 1 स्वर्ण और 4 पदक शामिल थे। जो स्वर्ण सहित 4 पदक शामिल थे। इसी के साथ में पेरिस में आयोजित ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में हमारे यहाँ के 5 खिलाड़ियों ने क्या की थी? भागीदारी की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पेपरों में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक संसाधन है तो उनसे जुड़ी जो चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश में अधुसूचित जो वन क्षेत्र है, जो सभी चीज़ों से वन क्षेत्र है, वो कितना है? 94,069 हज़ार वर्ग किलोमीटर, जिसमें से जो वनावरण क्षेत्र है वो कितना है हमारा? 70,007 हज़ार वर्ग किलोमीटर। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। उसके बाद में यह सबसे बड़ा, देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। वैसे अगर पूरा देखी जाए ना तो हमारे यहाँ कितना है? 0.73 77.73 वर्ग किलोमीटर। तो ये इसमें लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में 2013 में बांस मिशन प्रारंभ किया गया था। और देश में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा बांस कहाँ पाए जाते हैं? बांस के मध्य प्रदेश में। बांस एक घास है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर 2020 में अपने पैसा नियम अधिनियम लागू किया गया, और यह लागू करने वाला मध्य प्रदेश 10वां राज्य बना है। अब अभी हम बोलें पैसा आया कब था? दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की 1996 में आया था। मध्य प्रदेश में ये जो हमारा जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है, वो कब प्रारंभ हुआ था? 2021 में जनजातीय गौरव दिवस प्रारंभ हुआ था। देश में मध्य प्रदेश में हीरा तांबा मैंगनीज जैसे उत्पादनों में हमारा मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। रॉक फॉस्फेट में हमारा द्वितीय स्थान है। इसी के साथ में कोयले में हमारा चतुर्थ स्थान है, और लोहा व बॉक्साइट में हमारा 6वां स्थान है। जब हम वो चीज़ें पढ़ रहे थे खनन, तो उसमें हमने आपको बताया था। अब हम देखते हैं जो हमारी सामाजिक समावेशन है उसके बारे में। तो शंकर शाह या रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना के तहत 10वीं व 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षा में जनजातीय विद्यार्थियों को मेरिट सूची में स्थान पाने में जो बालक बालिकाओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में, प्रथम द्वितीय व तृतीय पुरस्कारों के रूप में 51,000, 40,000 व 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार आहार अनुदान योजना जो पिछड़ी जनजाति समुदाय हमारे PBTG हैं, जो मध्य प्रदेश के 75 PBTG हैं पूरे, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप्स जो होते हैं उसमें 3 मध्य प्रदेश के हैं। कौन से हैं? सहरिया, बेगा, भारिया। उनके लिए यह चलाई गई थी। इसमें वर्तमान में 1,500 रुपये प्रदान किए जाते हैं, और महिला जो प्रमुख है घर की उसको दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके जो पोषण है उसको बढ़ाया जा सके, इसके लिए दिए जाते हैं। तो कब प्रारंभ की गई? 2017 प्रारंभ की गई थी। कितने जिलों में संचालित है? तो 15 जिलों में संचालित है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं सुशासन से जुड़ी हुई चीज़ें। सुशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सहभागी, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, न्यायसंगत व समावेशी चीज़ें, ये हमारी सुशासन की क्या होती हैं? विशेषता होती हैं। मध्य प्रदेश में साइबर तहसीलों की शुरुआत की गई 1 जून 2022 में, और सबसे पहली जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर और दतिया की जो साइबर तहसीलों के रूप में प्रारंभ किए गए। आबादी के सर्वे में स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 में पंचायती राज दिवस के रूप में लगाई। क्या स्वामित्व योजना क्या थी? कि जो हमारे वो होते हैं
कि इसका क्या बोलते हैं, हाँ, ज़मीन है, कोई घर है तो उसका नक्शा डिजिटली रूप से तैयार करना स्वामित्व योजना के अंतर्गत आता है, नक्शा तैयार करना। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन समाधान सरकार समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था फरवरी 2018 में प्रारंभ की गई। उसी प्रकार आकांक्षी जिला प्रोग्राम जनवरी 2018 में, एक आकांक्षी विकासखंड प्रोग्राम। और देखो ये जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया था, जनवरी 2018 में। उसी के प्रकार से आकांक्षी विकासखंड भी प्रारंभ किए गए थे, कब, 2023 में। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ग्राम पढ़ाया हमने तो 18 लगा देंगे हम, लेकिन अगर विकासखंड आ गया तो हमें 23 लगाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कि उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल। ये किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, तो केंद्र सरकार द्वारा यूनिटी मॉल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हमारा जो 14वां पॉइंट है विज्ञान एवं तकनीकी, उससे जुड़ा हुआ उसके बारे में, कि मध्य प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति MPSTIP 2022 लाख लेके आई गई। उसके साथ में मध्य प्रदेश डेटा शेयरिंग एक्सोबिलिटी जो नीति है वो कब है हमारी, 2014 की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार ईमेल नीति 2014 है। मध्य प्रदेश क्लाउड नीति 2024, सेमीकंडक्टर नीति 2025, ड्रोन प्रमोशन एंड यूजेस नीति 2025। सरकार योजनाओं हितग्राहियों के लिए यूनेपी पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा, यूएनआई पे, कौन सा, यूएनआई पे या यूनिपे बोल सकते हैं। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। अब हम देख लेते हैं जो सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था है हमारी, उसके लिए कुछ क्या क्या चीज़ें हैं। कि उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव 26 फरवरी से 30 जून 2025 तक आयोजित किया गया। श्री कृष्ण पाठ्य योजना के माध्यम से श्री कृष्ण के पथ का पुनर्वेशन एवं संबंधित क्षेत्रों को साहित्य एवं संस्कार का संरक्षण किया जाना प्रस्तावित किया गया। उसी के साथ में जो हमारा ओमकारेश्वर क्षेत्र है, तो उसमें जो एकात्म धाम है या अद्वैतवाद है, आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। जब आप जाओगे ना ओमकारेश्वर, तो उसके लिए ओमकारेश्वर से जहाँ पर बना हुआ है उसके ऊपर की ओर जाओगे ना, जैसे ही सीधी रास्ते से ले जाओगे मंदिर की ओर न मुड़ के, तो आप यहाँ पर अद्वैतवाद की स्थापना की गई, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। यहाँ आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी कहाँ पर की गई है, ओमकारेश्वर में प्रस्तावित है। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया था। उसके बाद में अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो 25-26 का बजट है, उसकी जो प्रमुख बिंदु है उनके बारे में। तो जो बजट प्रस्तुत किया गया हमारा 12 मार्च 2025 में जगदीश देवड़ा जी द्वारा, जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और इसमें 2047 तक मध्य प्रदेश को जो भारत का लक्ष्य है विकसित राज्य देश बनाने का, उसी के तहत हमारे यहाँ पे भी 2047 तक हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसी के साथ में हमारे जो राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको $2 ट्रिलियन की, जो लगभग 250 लाख करोड़ रुपए का बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि किस बजट में, तो 25-26 के बजट में क्या लक्ष्य रखा गया, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको 2 ट्रिलियन या 250 लाख करोड़ रुपए की बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसी के साथ में हमारे यहाँ पे देखो, अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया था ना उस समय, तो क्या किया गया था कि ज्ञान पोर्टल से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी जो 26-27 का जो बजट प्रस्तुत किया गया उसमें डबल आई जोड़ दी है। तो ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस उनको भी शामिल कर दिया गया है। तो ज्ञान से ज्ञानी की अवधारणा बना दी गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, अभी जो नया बजट पढ़ोगे ना आप 26-27 का, तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में ये सब चीज़ें दी गई हैं कि गरीब कल्याण, अंत्योदय की अवधारणा को साकार करना, युवा शक्तियों को कौशल व रोजगार उन्मुख बनाना है, अन्नदाता की आय में वृद्धि करना, नारी का सम्मान करना है। और प्रदेश में जो बजट है वो पहली बार शून्य आधारित बजट प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, 23-24 में प्रस्तुत किया गया था। अब उसके बाद में शून्य आधारित बजट की क्या मांग की गई, तो ये जो बजट था वो शून्य आधारित बजट था। क्या था, सभी मांगों को जीरो से लेकर आए थे हम, और ये तो पहली बार ही प्रस्तुत किया गया। जो मैंने अभी बोला वो गलत था, क्योंकि वो मैं चाइल्ड बजट के बारे में बात कर रहा था, जो 22-23 में जो चाइल्ड बजट पहली बार प्रस्तुत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही। शून्य आधारित बजट क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी विभाग है, जो भी बजट मांगा है उसको बारे में बताना होगा कि 1-1 रुपये का व्यय किस तरह किया जाएगा। तो जीरो से बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर आप 100 रुपये तो पहले देते थे और आप 2 रुपये और दे दीजिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताना कि पहले जो 100 रुपये देते थे तो वो कहाँ पे ख़त्म हो रहे थे। लेकिन आप सब चीज़ें आपको जीरो से बताना पड़ेंगी। तो ये क्या होता है हमारा
तो इसमें पाई पाई का हिसाब देना होगा। अब हम जो 25-26 के बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टोटल जो विनियोग किया जाएगा कितना था, 4,21,032 रुपये हमारे, या फिर हम बोलें 4.21 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट प्रस्तुत किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना है, 15% अधिक है। इसी के साथ में जो राजस्व अधिक क्या कितना था हमारा, तो वो 618 करोड़। मतलब अधिक के का अर्थ ये होता है कि हम तो पूरा ख़त्म करने के बाद भी 668 करोड़ रुपए या फिर 618 करोड़ रुपए बचा रहे हैं। इसी के साथ में जो हमारा 25-26 के बजट में 2024 बजट की तुलना में राजस्व में जो कर प्राप्त होता है हमें, तो उसमें 7% की वृद्धि देखी गई। इसी के साथ में वर्ष 2025-26 में वर्ष 24-25 के बजट के अनुमान की तुलना में जो व्यय कर रहे हैं हम पूंजीगत व्यय, तो उसमें कितनी वृद्धि देखी गई कि हमारी 31% की वृद्धि देखी गई। पहले हम 100 रुपये ख़त्म करते थे, तो उस समय 25-26 में हमने 131 रुपये ख़त्म किए। इसी के साथ में जो सकल घरेलू उत्पाद है हमारा, वो कितने करोड़ होगा, 16,94,477 करोड़ रुपए हमारा क्या हो गया, जो हमारी सकल राज्य GSDP जिसको बोलते हैं वो हमारी हो गई। और वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, 5% रहा। इसी के साथ में जो ब्याज भुगतान पर कुछ राजस्व प्राप्तियाँ कितनी थी, 9.84। ये कई बार सीधे से पूछ लिया जाता है कि जो हमारा ब्याज भुगतान है उस पर कितना रुपये खत्म किया जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि 2025 में जो ऊर्जा बजट था वो क्या था। तो अटल ज्योति योजना के अंतर्गत 7132 करोड़ रुपए, रिवेंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के अंतर्गत 2894 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 की ऊर्जा विकास उपकर जो विकास निधि का अंतरण किया जाएगा, तो उसके लिए 800 करोड़ रुपए। साथ में सारणी ताप ऊर्जा विद्युत क्रय की जो इकाइयाँ, एक गुना 600, मतलब हम बोलें गुणा लिखा हुआ है, 660 मेगावाट के अंतर्गत कितना रुपए लगाया गया, 323 करोड़ रुपए, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जाता है 1 गुणा 660, एक इकाई लगाई गई। ठीक है। उसके बाद में अमरकंटक में अगर हम देखें 1 गुणा 250 की इकाई लगाई गई, उसके लिए 220 करोड़ रुपए निकाले गए। उसी कृषि बजट के बारे में बात करें हम, अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,909 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 HP हॉर्स पावर के कृषि पंपों या थ्रेसरों की एक बत्ती कनेक्शन के लिए निःशुल्क विद्युत प्रदायक की जाएगी। और इसके लिए कितना प्रावधान किया गया कि लगभग 5299 करोड़। और इस बार हमारी जो बिजली के लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए 26-27 के बजट में प्रस्तुत किए गए हैं। आप मेरे बजट में मेरे चैनल पर जाकर शॉर्ट्स में वो वीडियो देख सकते हैं बजट से जुड़ी हुई। इसके साथ जो किसान कल्याण योजना है उसमें 5220 करोड़ रुपए इस बार 5500 करोड़ रुपए के आसपास में बजट में प्रस्तुत किए गए हैं। समर्थन मूल्य पर किसानों को फसल उपार्जन पर बोनस और भुगतान देने के लिए कितना था, इसमें 1000 करोड़, इस समय भी इतने ही निकाले गए हैं। इसी के साथ में फूड एवं न्यूट्रिशन के लिए कितने 380 करोड़ रुपए, इस बार भी लगभग 390 करोड़ के आसपास निकाले गए। उसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास में कितने योजना के तहत 250, इस बार 275 करोड़ रुपए उस समय निकाले गए, इस बार 250 करोड़ के आसपास निकाले गए हैं। अब हम देखें जो जनजातीय कार्य बजट था हमारा, उसके बारे में CM राइस की जो अंतर्गत इनको संदीपनी कहा जाएगा, संदीपनी विद्यालय, तो 1668 करोड़ 18 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश स्पेशल रेसिडेंशियल एकेडमी सोसाइटी के लिए 462 करोड़ रुपए। और VTG जो आहार योजना, जो PBTG लिखा हुआ है, जो आहार योजना प्रारंभ की गई उसके लिए 450 करोड़ रुपए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के लिए 200 करोड़ रुपए। इसी के साथ में संस्कृति व पर्यटन के लिए जो वेदांत पीठ की स्थापना की जा रही है उसके लिए 500 करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए। अब हम देखते हैं कि जो संभागवार बजट है वो कितना कैसा रहा, कि अगले 5 सालों में प्रत्येक संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी खुलेंगे, कि मध्य प्रदेश में जो हमारी इंजीनियरिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। तो सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया। नर्मदा के किनारे वाले जो ज़िले हैं उसमें पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। CM युवा शक्ति योजना में हर संभाग के प्रत्येक जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेंगे। इसी के साथ में बजट में सबसे अधिक सौगातें किसको मिली, उज्जैन संभाग को मिली थी। उसकी इसी के साथ में चंबल संभाग को क्या होगा, डोकर
डोकरका एवं टोडी जलाशय हैं उनके लिए राशि क्या की गई, आवंटित की गई। मुरैना में पहला पंप स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित किया गया। इसी के साथ में हम बात करें उज्जैन संभाग है, संदीपनी आश्रमों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। उज्जैन में डीप टेक रिसर्च एवं डिस्कवरी कैंपस बनाए जाएंगे। सिंगस्त को ध्यान रख के 200 करोड़ रुपए दिए, 2000 करोड़ रुपए दिए गए। और उज्जैन को मिलेगा एक नया हवाई अड्डा। शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। ग्वालियर संभाग को क्या मिला था, शिवपुरी में को विकसित हवाई अड्डा और दतिया को भी हवाई अड्डे के रूप में चीज़ें मिली। और जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है उसमें कीट प्रबंधन और रिसर्च के लिए विशेष बजट प्रस्तुत किया गया। अब रीवा संभाग के लिए क्या दिया गया, जो हमारा चित्रकूट एवं राम वन गमन जो पथ है उसके लिए 30 करोड़ रुपए। रीवा जिले में छठवा वाणिज्यिक विमानतल बनाया जाएगा। इसी के साथ में हम बात करें हमारा जो इंदौर संभाग है उसको क्या दिया गया, महाकाल लोक की तर्ज पर ओमकारेश्वर जो लोक है वो भी उसका निर्माण किया जाएगा। धार के जो डायनासोर उद्यान है उसका नवीनीकरण किया जाएगा। और संग्रहालय और आचार्य शंकर अद्वैत वेदांत संस्थान खंडवा में बनाया जाएगा। इसी के साथ में हम देखें नर्मदापुरम में क्या दिया गया, नर्मदापुरम में आयुर्वेद महाविद्यालय या सह चिकित्सालय बनाया जाएगा। नर्मदा परिक्रमा पथ सुविधा तो विकसित की ही जा रही है। ग्वालियर संभाग में तो जो अजनार नदी है राजगढ़ की, उस पर क्या बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा। अब हम बात करें सागर संभाग की तो नया सरकारी कॉलेज आयुष कॉलेज एवं पन्ना में नया आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेगा। जबलपुर संभाग की हम बात करें तो जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय में क्लाइमेट चेंज से कीट प्रबंधन जो हमारे विजयराजे सिंधिया में खुल रहा था वही चीज़ इसके लिए बजट प्रबंधित किए गए हैं जबलपुर में। छिंदवाड़ा मंडला में भी क्या है, हवाई पट्टी विकसित की जाएंगी। और घुघुआ जो जीवाश्म राष्ट्र डिंडोरी में जो है उद्यान पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उसी के हमारा 10वां जो अंतिम हमारा संभाग है उसमें देखें हम तो शहडोल में हवाई पट्टी विकसित की जाएगी। और शहडोल शहर के जो सोन नदी है उसमें क्या की जाएगी, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, उससे पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन हमारा जो 25-26 का जो बजट था उसमें से कुछ बजट में कुछ योजना चर्चित में रही तो उनके बारे में हम बात करें तो पहली योजना है हमारी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना। इसमें ग्रामीण रहवासियों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन के साधन उपलब्ध कराना है, उसके लिए 80 करोड़ रुपए। सीएम केयर योजना के तहत भी जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हैं को यथासंभव निकटतम चिकित्सा विद्यालयों में समुचित सेवा उपलब्ध कराने के लिए 3 करोड़ रुपए। इसी के साथ में सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना के लिए एक नवाचारी वित्तीय उपकरण है जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंड जुटाना 20 करोड़ रुपए। उसके साथ में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना है, उसमें गांव को स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग कर स्थानीय ग्रामीण जन को आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति करने के लिए 100 करोड़ रुपए। इसी के साथ में सीएम युवा शक्ति योजना स्टेडियम अधोसंरचना में हेलीपैड निर्माण के लिए हेलीपैड निर्माण की जाएगी ताकि क्या किए सकें हम जो एम्बुलेंस सेवा है वो सुनिश्चित करने के लिए 25 करोड़ रुपए। साथ में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास केंद्र में तो क्या है लोगों को विश्वसनीय प्रशिक्षण सेवा उपलब्ध कराकर उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना गरीबी रेखा के कुचक्र से मुक्ति पाने वाले परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए सुदृढ़ कर एवं आजीविका संसाधनों को उन्नत कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके तो 125 करोड़ रुपए। वहीं हम बात करें मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड से बाहर हो रही बसाहटें या फिर जो ग्राम की आगामी वर्षों में मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 25 का बजट था या फिर बजट में पैसा आता कहाँ से है, बजट में पैसा जाता कहाँ से है। तो करों से कितना परसेंट प्राप्त हो रहा है हमें 6%, अन्य प्राप्तियाँ 22%, राज्य कर जो है 29%, केंद्रीय करों से 30% और केंद्र से जो सहायता प्राप्त होती है अनुदान सहायता वो हमारी कितनी रहती है 13% रहती है। रुपये खर्च कहाँ होते हैं, पेंशनों में 7%, ब्याज भुगतान में 7%, अन्य सेवाओं में 3%, सामान्य सेवाओं में 9%, 1% रोजगार में। उसके बाद में संस्कृति में 0.4%, उसके बाद में नगरीय व ग्रामीण विकास में 12%, इंफ्रा में हमारा अवसंरचना में 17% और हमारा कृषि में 9%, स्वास्थ्य में 12%, शिक्षा में हमारा 11% और उसके बाद सामाजिक में हमारा 6%। कई बार क्वेश्चन पूछा सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ किया जा रहा है
तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खत्म किया है। दूसरे नंबर पर खत्म कहाँ किया जा रहा है, स्वास्थ्य व ग्रामीण विकास में खत्म किया जा रहा है। उसके बाद कहाँ किया जा रहा है, शिक्षा में खत्म किया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर बात आ जाए तो कृषि और सामान्य सेवाओं में खत्म किया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जो मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं, उनके द्वारा 2025 में जो घोषणा की गई नीतियों की, मैं क्या बोल रहा हूँ, 18 नई योजनाओं की घोषणा की है। उसके लिए मैं एक नई शॉर्ट भी लेकर आऊँगा, तो आप भी देख सकते हैं। अपने मध्य प्रदेश में जो करंट अफेयर्स पढ़ाया है मैंने, तो सेकंड वीडियो में मैंने इन 18 नीतियों के बारे में भी चर्चा की है। उद्योग संवर्धन नीति, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, पर्यटन नीति, फिल्म जो मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति, साथ में पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना क्रियान्वयन हेतु 2025 में नीतियाँ लेके आई गई हैं। उसी के साथ में कुछ हमारी एग्ज़ाम हेल्प के से जुड़ी हुई चीज़ें देख लेते हैं हम। उदिता कार्यक्रम आंगनबाड़ी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित व्यवहारों को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। बालाघाट में डॉक्टर केशव हेडगेवार जी का जो संग्रहालय बनाया जा रहा है, उसकी स्थापना की जाएगी, क्योंकि नागपुर वाले क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट वाला क्षेत्र भी उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। साथ में भोपाल से सिंगरौली को जोड़ने के लिए बिंद एक्सप्रेस वे की घोषणा की है, 676 किलोमीटर की प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है के ग्राम जो काली बिलोद है, उसमें देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंधन इकाई FSTP बनाया गया है। वहीं उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हमने देख लिया, नाथू वरखेड़ा भोपाल में बनाया जाएगा। अब हम प्रमुख जो योजनाएं हैं उनके लिए कितना पैसा, लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए, अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13,009 करोड़ रुपए। इस बार में जो अटल कृषि योजना है ना, इसी के बारे में बात कर रहा था, लगभग 13,500 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। उसके बाद समग्र शिक्षा में 5500 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कल्याण में इसमें इस बार 5500 करोड़ रुपए किए गए हैं। इसमें 5220, CM राइज में 4686 करोड़। उसके बाद स्वास्थ्य जो हमारा NHA है, नेशनल हेल्थ मिशन, उसमें 4418 करोड़। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास में 4400 करोड़। उसके बाद में हमारी जो मनरेगा, अब इसको क्या कर दिया गया है, BBG राम जी, इसका नाम बदल के कर दिया है। विकसित भारत ग्रामीण स्वरोजगार योजना ऐसे कुछ कर दिया गया, ग्रामीण पास में आ जाता है तो ग्रामीण आ जाता है, ध्यान रखना। तो इसके लिए कितना है, 40-50 करोड़। उसके बाद में सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए 2001 करोड़। और उसके बाद में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1183 करोड़। और प्रधानमंत्री जनमन योजना जो हमारे किसके लिए से जुड़ी हुई है, जनजातीय क्षेत्रों से, 1100 करोड़। निर्मल भारत के लिए 594 करोड़। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के लिए जो हमारे यहाँ 447 करोड़। इसके तहत सोलर पंप लगाए जाते हैं हमारे यहाँ पर, ध्यान रखना। तो 5 हॉर्स पावर के जो पंप है वो इसके तहत संचालित होते हैं। खेलो इंडिया MP के लिए 180 करोड़। वो PBT आहार योजना के लिए 450 करोड़। धरती आबा 200 करोड़। संस्थ के लिए 2005 करोड़। कायाकल्प के लिए हमारे 400 करोड़। गीता भवन, क्या अब 2 गीता भवन हो गए हैं, एक जबलपुर में हो गया है, एक इंदौर में अवस्थित है, ये 100 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 960 करोड़ रुपए और ग्राम स्वराज योजना के लिए 238 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि शहीद इलाप सिंह उद्यान माइक्रो सिंचाई परियोजना कहाँ है, हमारी हरदा में बनाई गई है। इसी के साथ में अपर बुडनेर सिंचाई परियोजना मंडला में जो बुडनेर नर्मदा की सहायक नदी है उसमें बनाई जाएगी। इसी के साथ में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 में जो कर्ज कितना करोड़ हो गया हमारे पे, 2024-25 में कितना था, 4.2 लाख करोड़ रुपए। अभी बढ़ के कितना हो गया है, अगर हम बात करें जो हमारा नया जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसमें 4.95 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। जबकि हम बजट प्रस्तुत कितना कर रहे हैं, 3.8 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी के साथ में मध्य प्रदेश का कर जो राज्य की SDP है उसका कितना प्रतिशत, 31% देखा गया है। दोस्तों ये हमारा 24-25 का तो आर्थिक सर्वेक्षण था और हमारा 25-26 का बजट था। अब जो नया बजट प्रस्तुत हो चुका है, तो जैसे ही वो सम्मिलित रूप से आएगा तो मैं उसकी आपके समक्ष वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।